ज़्यादातर ब्रेकआउट के केस में हम क्या देखते हैं, मार्केट ने ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है, मार्केट का वॉल्यूम हाई है, ठीक है, मार्केट का RSI भी बुलिश है, ठीक है, बट फिर भी हम ट्रैप हो जा रहे हैं, हमारा ब्रेकआउट चल ही नहीं रहा, या तो मार्केट वहीं रह जाता है या मार्केट नीचे आ जाता है। ऐसा देखो मेरे साथ भी होता था 7 साल पहले, जब तक मुझे ADX के बारे में नहीं पता था। फिर ADX को मैंने समझना चालू किया, मैंने उस पर ट्रेड करना चालू किया। अब ADX मुझे बताता है कि एक्चुअल में मुझे वो स्टॉक बाय करना है या नहीं करना है। आज वो मैं आपको 5 पावरफुल रूल बताऊंगा जो मैंने अभी तक 7 साल में सीखे हैं ADX के बारे में, जिससे आप भी ब्रेकआउट पर ट्रेड करना सीख जाओगे। आपको पता चल जाएगा भाई ये वाले ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो ADX क्या होता है, मेरा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसका क्या मतलब है कि ये मुझे डायरेक्शन के बारे में कुछ तो बताता है। अब डायरेक्शन के बारे में क्या बताता है ये जान लेते हैं। देखो डायरेक्शन के बारे में सबसे पहले तो ये बताता है कि भाई ये है एक लाई डिटेक्टर इंडिकेटर। इसका क्या मतलब है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट यहीं रुका रहेगा, ये झूठ पकड़ लेता है। इसलिए मैं इसे लाई डिटेक्टर इंडिकेटर कहता हूं, क्योंकि ये बता देता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग कितना है ट्रेंड। अब ट्रेंड के बारे में कैसे बताता है और उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, कंफर्मेशन के रूप में। मतलब कि ब्रेकआउट आया मेरा और ब्रेकआउट पे अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए तो मैं ADX को यूज कर लूंगा। पर यूज करने से पहले हम जानेंगे कि ADX को चार्ट पर लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए चार्ट पर चल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ADX को हम लगाएंगे कैसे। राइट, मैं आ गया हूँ यहाँ फायर्स के पोर्टल पे और यहाँ पर आपको इंडिकेटर का एक ऑप्शन दिखेगा FX या फिर इंडिकेटर नाम से। तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है DMI। ADX नहीं सर्च करना है, DMI डायरेक्शनल मूवमेंट। इस डायरेक्शनल मूवमेंट को आप लगा लोगे, यहाँ ऐसे लगा लोगे। ये देखो यहाँ पर ये DMI ऐसे दिखना चालू हो गया। बट अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, हमको ये सब चीज़ तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले तो हम DI की लेंथ को 13 कर देंगे। 13 क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक फिबोनाची नंबर है और फिबोनाची नंबर हमारे लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटा दूंगा। ये हटा दिया, ये हटा दिया, DI प्लस और DI नेगेटिव रहने दिया और ADX रहने दिया। इसका कलर मैं अपनी थीम के हिसाब से, चलो ADX का मैं वाइट कर लेता हूँ। DI प्लस क्योंकि ये बढ़ने का बताता है इसलिए मैं पॉजिटिव इसे ग्रीन कर लेता हूँ, और DI नेगेटिव मेरे को घटने का बताता है तो इसे मैं रेड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये अपना ADX लगा दिया है। अब देखो यहाँ पर जो व्हाइट लाइन है ये आपको ADX दिखाएगी, ये जो ग्रीन लाइन है ये DI प्लस दिखाएगी, और ये जो रेड लाइन है ये DI नेगेटिव। अब DI प्लस DI नेगेटिव क्या होता है, देखो ADX के 3 पार्ट होते हैं, एक खुद ADX, एक DMI प्लस और एक DMI माइनस। DMI प्लस का मतलब क्या है, ये बताता है कि मार्केट ऊपर जब बढ़ेगा तब उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट अपवर्ड है। DMI नेगेटिव क्या बताता है, जब मार्केट डाउनवर्ड होता है। तो जब भी DI प्लस, ये मान लो DI प्लस है और ये DI माइनस है, राइट, तो जब भी DI प्लस ऊपर होगा DI माइनस के तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। जब भी DI माइनस ऊपर होगा DI प्लस के तो मार्केट नीचे जा रहा है। तो DI प्लस और DI माइनस हमें बुलिश, अपवर्ड और डाउनवर्ड के बारे में बताते हैं, राइट। तो ये तो हमारा DI के बारे में हो गया। ADX क्या बताता है, अब मान लो DI प्लस ऊपर है, ठीक है, तो ये बताएगा ADX कि भाई बढ़ने की स्ट्रेंथ कितनी है। और मान लो कि DI नेगेटिव ऊपर है, DI माइनस ऊपर है, तो हमारा ADX क्या बताएगा कि घटने की कितनी स्ट्रेंथ है। तो दोनों ही केस में ADX न्यूट्रल है, ये बढ़ने और घटने की स्ट्रेंथ बता रहा है, पर DI प्लस और DI नेगेटिव मेरा डिसाइड कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इन तीनों को मिला करके ADX का इंडिकेटर बनता है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा जिसको आपको ब्रेकआउट के टाइम पर देखना है। इन 5 रूल्स को आप एकदम से याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लो। मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा सारे, और उसके बाद आप बाकी सारे ब्रेकआउट पर इसको बैक टेस्ट कर करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए फिर मैं एग्जांपल देख लेता हूँ और रूल्स देख लेता हूँ। पहला रूल क्या है मेरा, पहला रूल है कि ब्रेकआउट के टाइम मुझे ADX और DMI दोनों देखने हैं, और क्या होना चाहिए, ADX जो होना चाहिए हमेशा DMI के नीचे होना चाहिए। मतलब अगर ये मेरा ADX है, राइट, और ये मेरा DMI प्लस है और मैं बढ़ने के केस में देख रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है,
तो DMI हमेशा ऊपर होना चाहिए ADX के। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। आप इतना बीच देखो, इतने बीच में देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को इस वाली कैंडल से ब्रेक कर दिया, राइट। अब यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो हम यहीं पर ही ADX DMI सब देखेंगे। मेरा पहला रूल क्या कहता है कि DMI पॉजिटिव जो है, DI प्लस जो है, वो मेरा ADX के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो व्हाइट लाइन है ये मेरा ADX है, राइट, और ये जो मेरी ग्रीन लाइन है ये मेरा DMI प्लस है, राइट। अब DMI प्लस ऊपर है, ADX के नीचे, राइट, तो इसका मतलब ये मेरा पहली कंडीशन फुलफिल करता है। तो मेरा ये पॉसिबिलिटी है कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी नहीं जाएगा, अभी आपको पूरे 5 रूल देखने हैं। 5 रूल के बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल मेरा क्या कहता है कि जो ADX है उसकी वैल्यू 25 के ऊपर होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने आपको ये बता चुके होंगे और ये सही भी है, 25 के ऊपर होनी चाहिए। पर देखो ADX मैंने क्या लगाया था, 13 का लगाया था, राइट, और जो डिफॉल्ट ADX होता है वो 14 का होता है। तो यहाँ पर एक तो डिफरेंस आ गया। तो इसका क्या मतलब है, हम पिछली 13 कैंडल का देख रहे हैं और ज़्यादातर डिफॉल्ट केस में 14 कैंडल का होता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। तो हमारा ADX 13 का 25 से ऊपर होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ADX का स्लोप अपवर्ड होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि ADX नीचे आते पे ये 25 से ऊपर हो, राइट, यहाँ पर हो, पर हमारा स्लोप कैसा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ही हम मानेंगे कि भाई ये ADX का रूल नंबर 2 फुलफिल कर रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया। ये मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज का फिर से एग्जाम्पल वही है, सेम। तो इस कंडीशन पे मेरा क्या हो रहा था, मेरा DMI ऊपर था, ADX नीचे था। अब स्लोप देखो, यहाँ पे ये ऊपर को जा रहा है, यही एक स्लोप है पूरा। अगर मैं यहाँ पर देखता तो ये नीचे को जा रहा है। तो मतलब अगर डायरेक्शन मेरी नीचे होगी तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मेरी डायरेक्शन ऊपर होगी ADX की तभी कंसीडर करेंगे। प्लस ADX की वैल्यू 25 से ऊपर होनी चाहिए, राइट। तो ADX मेरा 25 से ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर एक 25 की लाइन खींचता तो आपको दिख जाता कि ADX 25 से ऊपर है और DMI भी मेरा 25 से ऊपर है। ADX DMI के नीचे है प्लस ADX का स्लोप अपवर्ड है। तो ये मेरी 2 कंडीशंस हो गई। अब तीसरी कंडीशन हम देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, देखो सिर्फ ADX नहीं, DMI की वैल्यू भी 25 से ऊपर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी से पहले बता दिया था। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने 25 की एक डॉटेड लाइन खींच दी है यहाँ पे, है ना, ये 25 की लाइन है। अब क्या मेरा यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है, ये वाली कैंडल जो है ये ब्रेकआउट की कैंडल है, राइट। इस ब्रेकआउट की कैंडल पे क्या मेरा ADX और DMI क्या मेरा सब 25 से ऊपर है? बिल्कुल है। ये देखो सारे 25 से ऊपर आ रहे हैं, राइट। और क्या मेरा DMI ऊपर है? DMI ऊपर है ADX से। क्या मेरा स्लोप अपवर्ड है? यस, स्लोप अपवर्ड है। तो ये मेरी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं यहाँ पे। तो यानी कि तीनों रूल्स मेरे फुलफिल हो गए हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, पर अभी नहीं, अभी 2 रूल्स और रह गए। तो चौथा रूल मेरा क्या कहता है, हायर टाइम फ्रेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप मार्क कर लो। हायर टाइम फ्रेम पर ADX की वैल्यू 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। तो चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया है। अब तो खैर ये TMPV हो गया है, पहले ये टाटा मोटर्स के नाम से था, राइट। तो TMPV का मैं देख रहा हूँ 2011 का एग्जांपल। 2011 का क्यों? क्योंकि मुझे इसका हायर टाइम फ्रेम भी देखना है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर इस वाले हाई का ब्रेकआउट दे दिया था इस कैंडल में, राइट। यहाँ पर तो मेरी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं ADX की, पर मैंने कहा कि भाई हायर टाइम फ्रेम पे भी ADX की वैल्यू 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो ये मेरा आ गया वीकली टाइम फ्रेम। ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर देखो, ये 25 की लाइन है येलो वाली। क्या मेरा इस ब्रेकआउट कैंडल पर 25 से ऊपर है ADX DMI? यस। स्लोप अपवर्ड है? यस। तो सारी चीज़ें फुलफिल अगर मेरी हायर टाइम फ्रेम पर हो रही हैं तो ठीक है। अगर सारी चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही है तो हम खाली ADX भी देख के काम चला सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये रूल नंबर मेरा 4 हो गया। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट रूल देखो क्या है, ब्रेकआउट के वक्त ADX का डाइवर्जेंस नहीं बनना चाहिए। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस को सबसे पहले समझ लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। मान लो प्राइस ने एक हाई मारा और फिर से एक और हाई मार दिया, ठीक है। तो प्राइस तो हायर हाई मार रहा है, राइट, पर मेरा ADX क्या कर रहा है, मान लो ADX ऐसे आया था, ऐसे हो गया, राइट। तो ADX मेरा क्या कर रहा है, ये लोअर लो मार रहा है, लोअर हाई मार रहा है। एक ये लो हो गया, एक ये लोअर हाई हो गया।
तो यहाँ तो हायर हाई बनना है, यहाँ लोअर हाई बन रहा है, राइट। तो इस तरह से हम डाइवर्जेंस हो गया, ये ऊपर मुंह खुला हुआ होता है ना, ये डाइवर्जेंस होता है। मतलब प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर एडीएक्स नीचे जा रहा है। पिछले हाई पर जो एडीएक्स था और अब जिस हाई पर एडीएक्स है, हाई तो ज़्यादा है पर एडीएक्स मेरा कम हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसी पर ही सारे ब्रेकआउट फेल होते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एरोफ्लेक्स का एक एग्जांपल देखते हैं। एरोफ्लेक्स में क्या हो रहा है, ये एक स्टॉक ने हाई मारा था, पहले मार्केट नीचे आया, राइट, उसके बाद एक और हाई मार दिया। अब देखो यहाँ पर एडीएक्स जो था, यहाँ पर स्लोप था ऊपर, राइट। अब जब ये हाई मारा इसने तो ये स्लोप में नीचे आ गया। अब आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो, ये ब्लू लाइन देखो ऐसे खुल रही है और यहाँ पर ऐसे खुल रही है। तो इसका क्या मतलब है, एडीएक्स में मेरा डाइवर्जेंस बन रहा है। मतलब कि अगर मेरा हाई ज़्यादा जा रहा था तो एडीएक्स भी मेरा बढ़ना चाहिए था, राइट। अब एडीएक्स मेरा बढ़ा नहीं है तो मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंस आ गया। मतलब जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए बढ़ने की, वो नहीं है। तो यहाँ पर या तो मार्केट अटक जाएगा या फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। मार्केट आपको रिटर्न देके नहीं जाएगा। और देखो क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने पहले थोड़े दिन अटका रहा और उसके बाद फिर मार्केट नीचे चला गया। तो ऐसी कंडीशंस को हमें अवॉइड करना है। तो हम ये 5 रूल जो मैंने बताए, आप इनको फिर से रिवाइज कर लो। देखो ये 5 रूल है। पहला रूल, ब्रेकआउट के टाइम पे एडीएक्स और डीएमआई के ऊपर होना चाहिए, मतलब एडीएक्स डीएमआई के ऊपर होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, एडीएक्स 25 के ऊपर होना चाहिए और एडीएक्स का स्लोप अपवर्ड होना चाहिए, राइट। तीसरा रूल क्या था, एडीएक्स नहीं देखना है, खाली डीएमआई की वैल्यू भी 25 से ऊपर होनी चाहिए और हायर टाइम फ्रेम पे एडीएक्स की वैल्यू 25 से ऊपर होनी चाहिए। मतलब अगर हम डेली पे देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे एडीएक्स की वैल्यू 25 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और ब्रेकआउट के वक्त क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस नहीं बनना चाहिए। एडीएक्स के थ्रू कैसे हम ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जो 2x 3x 10x हो जाते हैं। ऐसे स्टॉक्स भी हैं। देखो जब टाटा मोटर्स बढ़ा रहा था ना, तब मैंने ये आइडेंटिफाई किया था। टीटीएमएल बढ़ रहा था तब मैंने आइडेंटिफाई किया था। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने एडीएक्स के थ्रू आइडेंटिफाई किए थे। हालांकि हो सकता है कि मैं पहले एग्जिट कर गया हूँ, बट मल्टी बैगर स्टॉक्स थे वो। तो मैं सोच रहा हूँ एक अगला वीडियो लाऊं कि मल्टी बैगर जो स्टॉक्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एडीएक्स से। अगर आपको भी लगता है कि आपको वो वीडियो पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो पे ना लाइक का एक एम करते हैं 500, ठीक है। अगर 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं वो मल्टी बैगर वाला वीडियो बना दूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।